थोड़ी दूर सड़क के किनारे रखी एक चीज पर पड़ती है। जब वो पास जाकर ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है। वो सच में एक सफेद फूल था। साइलेंस, 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 साइलेंस। जॉन ने चारों तरफ देखा और दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पुलिस स्टेशन लौटकर उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और उम्मीद के मुताबिक उसे सुराग मिल भी गया। आज सुबह करीब 2 बजे कोई चुपके से उस सड़क पर आया था और वो फूल वहां रख गया था, लेकिन बदकिस्मती से कैमरा बहुत दूर था। फुटेज में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन इतना धुंधला था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। ये सुराग मिलते ही जॉन के अंदर मानो एक नई ऊर्जा आ गई। वो उसी रात फिर से उस जगह गया और छानबीन करने लगा और उसकी ये मेहनत रंग लाई। उसे वहां गाड़ी के टायरों के 2 बहुत ही साफ निशान मिल गए। अगर जॉन का शक सही था तो कातिल ने लोगों की नजरों से बचने के लिए अपनी गाड़ी पहले यहाँ खड़ी की होगी, फिर वो पहाड़ी से नीचे उतरकर फूल रखने गया होगा और वापस आकर गाड़ी लेकर भाग गया होगा। और जॉन इतनी जल्दी इस जगह को इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि 15 साल पहले कातिल ने एक चोरी की हुई वैन यही छोड़ी थी। अगले ही दिन जॉन ने कातिल के फूल रखने और गाड़ी खड़ी करने वाली जगह की पूरी तफ्तीश और जांच शुरू कर दी। अच्छी खबर यह थी कि जहां कातिल ने गाड़ी खड़ी की थी वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसलिए अगर फुटेज में कातिल के जाने का समय देखा जाए तो वो उस रात 2 से 3 बजे के बीच उसी सड़क पर रहा होगा। जॉन के एक साथी ने कहा कि लेकिन इस सड़क पर तो कोई और कैमरा ही नहीं। ये सुनकर जॉन मुस्कुराया और बोला, वो 2 वे सिंगल लेन सड़क है, इसलिए उस दौरान वहां से गुजरने वाली किसी भी ऐसी गाड़ी के डैश कैम में कातिल की गाड़ी जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। इसके बाद जॉन और उसकी टीम ने पागलों की तरह ऐसी गाड़ियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था असल में उतना ही मुश्किल था। उन लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस बीच जॉन ने अपने सीनियर अफसर को भी ये बात बताई ताकि छानबीन के लिए और फोर्स मिल सके, लेकिन अफसर इस तरह के केस में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उल्टे उसने जॉन को ही खूब सुना दिया, ये तुम्हारा केस है बेवकूफ इंसान, ये मेरा केस है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म, इसे मत छो, ये बहुत गर्म है। खैर कोई मदद न मिलने के बावजूद कुछ देर बाद जॉन और उसके साथी को एक ऐसी गाड़ी मिल ही गई जो उनके काम की थी। जॉन बड़ी उम्मीद से उस गाड़ी के मालिक के पास गया और उसका डैश कैम देखा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी क्योंकि भले ही उस कैमरे में कातिल की गाड़ी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उस शातिर कातिल ने अपनी नंबर प्लेट छुपा रखी थी और इस तरह ये सुराग भी किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उसके पास एक और तरकीब थी। आपको वो टायरों के निशान याद है जो मौके पर मिले थे? उनमें से एक बहुत साफ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि गाड़ी का बाया आगे वाला टायर एकदम नया था और ऊपर से डैश कैम में गाड़ी का लोगो भी रिकॉर्ड हो गया था। इसलिए जॉन और उसके साथी ने उस जगह को केंद्र मानकर आसपास के उन सभी सर्विस सेंटर में पूछताछ शुरू कर दी जहां किसी किया कार्निवल गाड़ी का आगे वाला बाया टायर बदला गया हो। ये काम तो डैश कैम वाली गाड़ी ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि केस बंद होने के आखिरी दिन तक जॉन को कुछ नहीं मिला। और जब वो पूरी तरह से हार मानकर उदास खड़ा था तभी अचानक उसे अपने सामने एक किया कार्निवल दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उसे यकीन नहीं हुआ। गाड़ी पर वैसा ही लोगो था जैसा कैमरे में दिखा था और उसका आगे वाला बाया टायर भी नया था। वो मिल गया और उसी वक्त थोड़ी दूर अंधेरे में खड़ा कोई इंसान जॉन को ही देख रहा था। जॉन को अपनी तरफ मुड़ते देख वो वहां से खिसकने लगा, लेकिन जॉन की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस वक्त बारिश हो रही थी और सबने छाते ले रखे थे, जिससे जॉन के लिए उसका पीछा करना बहुत मुश्किल हो गया। खैर कातिल तंग गलियों और सड़कों से भागता हुआ किसी तरह जॉन की नजरों से बचकर निकल ही गया। उस गली से बाहर निकलने के बाद छुपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जॉन ने एक एक करके हर दुकान में तलाशना शुरू कर दिया और आखिरकार एक रेस्टोरेंट में उसे वो आदमी मिल ही गया। पूरे रेस्टोरेंट में बस वही एक आदमी था जिसके कपड़े गीले थे और उसने अखबार से अपना चेहरा छुपा रखा था। भले ही जॉन 100% पक्का नहीं था, लेकिन शक उसी पर था। जॉन ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की। वो एक खाली कुर्सी पर बैठ गया, खाना ऑर्डर किया और चुपचाप उसे देखने लगा। वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा था, इसलिए जॉन ने पास जाकर उसे करीब से देखने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी पर, डॉक्टर ब्राउन, आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आया। वो उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर से एक जबरदस्त भागदौड़ शुरू हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को वहां के रास्तों की बहुत अच्छी समझ थी और ऊपर से बाजार में भीड़ भी बहुत थी। नतीजा ये हुआ कि वो आदमी एक बार फिर जॉन के हाथों से बच निकला। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि भागते समय जॉन ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। बुरी खबर ये थी कि वो नंबर प्लेट नकली थी। जब सारा को ये सब पता चला तो उसने कहा कि हमें बाजार वाले उस रेस्टोरेंट से पूछताछ शुरू करनी चाहिए, वहां किसी ने तो उस कातिल का चेहरा देखा होगा। लेकिन कड़वा सच तो ये था कि केस हमेशा के लिए बंद होने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे और महज 2 घंटे में कातिल को पकड़ना नामुमकिन था, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये जानकर सारा टूटे हुए दिल के साथ वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जॉन ने भी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नियम के मुताबिक जिन केस की मियाद खत्म हो जाती है उनकी फाइलें जला दी जाती है, इसलिए जाने से पहले जॉन उस केस की सारी फाइलें लेकर छत पर गया ताकि उन्हें आग के हवाले कर सके। उसने फाइलों में आग लगाई थी कि अचानक उसे याद आया कि सारा ने दिन में उसे एक वॉइस मैसेज भेजा था। उसने अपना फोन निकाला और मैसेज सुनने लगा। सारा कह रही थी कि वो सीधे मुद्दे पर आती है, उसे कुछ लोगों के फोन नंबर चाहिए, ये उसकी आखिरी गुजारिश है। ये सुनकर जॉन ने मैसेज वही बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारा ये बात क्यों नहीं समझ रही है कि अब केस की समय सीमा खत्म हो चुकी है, अब कातिल मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं। लेकिन पता नहीं ये किस्मत का कोई खेल था या फिर ऊपर वाला भी। इस नाइंसाफी पर रो रहा था। अचानक बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई और फाइलों में लगी आग बुझ गई। तो दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जरा वक्त पर गौर करते हैं। केस दर्ज करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, ये एकदम पक्की बात है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिल्म अभी सिर्फ आधे घंटे ही चली है, बाकी के 1.5 घंटे में आखिर क्या होने वाला है? क्योंकि अब अगर कातिल पकड़ा भी गया तो भी उसे सजा नहीं मिल सकती। तो इसके बाद जो सीन आता है उसने मुझे पूरी तरह से चकरा दिया। छत पर फाइलें जलने से बचने के बाद फिल्म में अचानक एक सीन आता है जहां बारिश में कोई गाड़ी चुरा रहा है और एक राहगीर उसे देख लेता है। ये मोन्टाज देखकर मुझे लगा कि दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हुई थी। दरअसल अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो हमें
पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मोन्टाज न केवल आपको एक नया एहसास देता है बल्कि आपको धोखा भी दे सकता है। फिर सुबह हो जाती है और वो रहस्यमयी काले कपड़े वाला आदमी भी सफलतापूर्वक गाड़ी चुरा लेता है। अब आगे के इन सीन्स ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। गाड़ी चुराने के बाद वो सीधे स्कूल के गेट पर पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश शुरू कर देता है। एक बच्चे का पीछा करते हुए देखकर मुझे लगा कि कहानी फ्लैशबैक में चली गई है और सारा की बेटी के किडनैपिंग की कहानी शुरू हो गई है। लेकिन पहले बच्चे को किडनैप करने में वो नाकाम रहता है। इसके तुरंत बाद कैमरा एक छोटी बच्ची पर फोकस करता है। ऐसा लगता है कि दादा अपनी पोती के साथ खेल रहे हैं। उसे खिलाते खिलाते अचानक घर का फोन बजने लगता है और बूढ़ा आदमी फोन उठाने अंदर चला जाता है। शायद इसलिए कि उनका घर ग्राउंड फ्लोर पर था और पास ही था, तो उसने बच्ची को बाहर ही छोड़ दिया। लेकिन वो फोन शायद कोई प्रैंक था। उसने उठाया पर किसी ने कुछ नहीं कहा। फोन काटने के थोड़ी देर बाद ही फिर से घंटी बजी। ऐसा कई बार हुआ जब तक उस बूढ़े आदमी को समझ आता और वो बाहर देखता बच्ची गायब हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस चुपके से उस बूढ़े के घर में घुस जाती है और किडनैप हुई बच्ची की मां को किडनैपर से बात करने की ट्रेनिंग देने लगती है। सच कहूं तो यहाँ तक देखने के बाद ही मुझे समझ आया कि ये सारा की बेटी का केस नहीं था। तो ये केस किस टाइमलाइन में चल रहा था और क्या सारा की बेटी का केस सच में ऐसे ही खत्म हो गया था? चलिए आगे देखते हैं। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद वो बूढ़ा आदमी पुलिस के कहने पर वही इंतजार करने लगा जहां से बच्ची गायब हुई थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे झाड़ियों से किसी फोन की रिंगटोन सुनाई दी। पास जाकर देखा तो आवाज एक काले प्लास्टिक बैग के अंदर से आ रही थी। फोन निकालकर उठाने पर सामने से उसकी पोती की आवाज आई। दूसरी तरफ जॉन से अलग होने के बाद सारा फिर से उसी रेस्टोरेंट में गई ये पूछने के लिए कि क्या मालिक ने उस दिन कातिल का चेहरा देखा था। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक भी बहुत बदकिस्मत था। उस दिन जब कातिल बाहर की तरफ भाग रहा था तो वो मालिक की पत्नी से टकरा गया जो खाना सर्व कर रही थी। उसे काफी गहरी चोट आई थी और वो अभी भी अस्पताल में है। रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। ये बताते हुए वो आदमी एक्टिंग करके दिखाने लगा कि उस समय क्या हुआ था। उसने कहा कि वो आदमी यहाँ बैठा था और मेरी पत्नी ऐसे खाना ला रही थी और इसी तरह की बातें बताने लगा। ऐसा करते करते अचानक उस आदमी का ध्यान कातिल के छाते पर गया जो वही छूट गया था। ये सुनते ही सारा ने झट से उसे अपने हाथ में ले लिया। खोलकर देखा तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फलाना फलाना सेविंग्स बैंक फर्स्ट प्राइज सर्विस मारिका। दूसरी तरफ जैसा कि सोचा था किडनैपर ने फिर से उस बूढ़े के घर फोन किया। फोन उठाते ही उसने पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को बताया है। तो बच्ची की मां ने पुलिस के बताए अनुसार ही कहा कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया है और वो घर में अकेली है। तब किडनैपर ने कहा ठीक है कैश तैयार रखो। तभी पुलिस ने तुरंत इशारा करके औरत से ये बोलने को कहा कि उसे पहले सबूत चाहिए कि बच्ची ठीक है। लेकिन ये सुनते ही किडनैपर ने फोन काट दिया। चूंकि कॉल बहुत छोटी थी इसलिए लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। उधर बच्ची की मां भी टेंशन में बेहोश हो गई। दूसरी तरफ सारा ने छाते पर लिखी जानकारी के आधार पर उस बैंक को खोज निकाला जिसने वो छाता बांटा था। वहां के स्टाफ से उसे पता चला कि ये छाता पिछले साल बैंक ने अपने वीआईपी ग्राहकों को गिफ्ट में दिया था। अब सारा बैंक से उन वीआईपी ग्राहकों की डिटेल कैसे निकालेगी ये हम बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं उस बूढ़े आदमी के घर। थोड़ी देर बाद किडनैपर का फिर से फोन आया लेकिन चूंकि बच्ची की मां अभी तक होश में नहीं आई थी तो किसी ने फोन नहीं उठाया और फोन न उठाने की वजह से ही पुलिस को किडनैपर की लोकेशन ट्रेस करने का काफी समय मिल गया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो जैसा कि सोचा था वहां कोई नहीं था। ये जगह एकदम सुनसान थी इसलिए किसी चश्मदीद गवाह का मिलना नामुमकिन था। फोन से फिंगरप्रिंट्स भी पूरी तरह मिटा दिए गए थे। केवल एक ही सुराग था फोन बूथ के नीचे पड़े सिगरेट के टुकड़े और बाल। लेकिन उस समय की तकनीक से उन्हें टेस्ट करने में काफी समय लगता। टीम के कैप्टन ने कहा कि वे इतना इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे किडनैपिंग केस में अगर कुछ घंटों तक सुराग न मिले तो पीड़ित के जिंदा बचने के चांस आधे रह जाते हैं। इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को पीड़ित परिवार के लोगों से कनेक्शन और कर्ज की जांच करने लगा। साथ ही उसने डेविड को इसी तरह के पुराने केस ढूंढने को कहा। दूसरी तरफ सारा ने भी कुछ जुगाड़ लगाकर बैंक के स्टाफ से कस्टमर्स की डिटेल निकलवा ली और उसी रात किडनैपर ने फिर से फोन किया और कहा कि 3 मिनट में एक कचरे की गाड़ी गुजरेगी। अगर बच्ची का हाल जानना है तो जाकर उस गाड़ी में ढूंढो। ये सुनते ही बच्ची की मां पुलिस की सारी बातें भूल गई और सीधे बाहर की तरफ भागी। कचरे की गाड़ी में पागलों की तरह ढूंढने पर सच में उसे अपनी बच्ची की एक फोटो मिल गई और जब पुलिस उस फोटो की जांच कर ही रही थी तभी डेविड का फोन आया। उसने बताया कि उसे एक वैसा ही केस मिल गया है। कुछ साल पहले एक रूबी नाम की बच्ची का किडनैपिंग केस हुआ था जिसका तरीका बिल्कुल इस केस जैसा ही था। अब आगे क्या होगा ये तो साफ था। डेविड जब उस पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां केस दर्ज हुआ था तो पता चला कि काफी समय बीत जाने के कारण फाइलें नष्ट कर दी गई थी। इसलिए उसे खुद चलकर उस ऑफिसर के घर जाना पड़ा जो इस केस का इंचार्ज था। लेकिन दोनों के मिलते ही एक बड़ा सरप्राइज मिला। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। वे पुराने दोस्त थे और डेविड की बात सुनने के बाद जॉन ने तुरंत समझ लिया कि ये उसी का काम है। उसने कहा मुझे यकीन है कि वह किसी दिन दोपहर को बच्ची की मां से पैसे लोंगशान स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी खंभे के नीचे रखने को कहेगा। ये कहते ही कहानी फ्लैशबैक में चली गई। सारा ने वादे के मुताबिक पैसे रख दिए थे और ट्रेन भी स्टेशन आ चुकी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रेन से सैनिकों की एक पूरी भीड़ उतरेगी। इतनी भीड़ देखकर पुलिस वाले कंफ्यूज हो गए और उनकी निगरानी टूट गई। जब तक जॉन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तब तक पैसों वाला बैग बदला जा चुका था और कातिल न जाने कहां गायब हो गया। डेविड ने ये सब सुनकर कहा मान लेते हैं कि ये वही है तो वो इतने साल बाद उसी केस को दोबारा क्यों दोहराएगा। इसका जवाब जॉन को बहुत अच्छे से पता था। इसके बाद डेविड ने कैप्टन को केस की सारी बातें बताई। वो अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि किडनैपर का फोन आ गया। उसने बच्ची की मां से कहा कि वो 50 मिलियन उसी बैकपैक में रखते जो उसने पहले भेजा था और आज दोपहर को ठीक उसी समय वो बैग लोंगशान स्टेशन के चौथे प्लेटफॉर्म के चौथे खंभे के नीचे रखते। अब तो कोई शक ही नहीं था, ये वही पुराना कातिल था। दूसरी तरफ अब कातिल वापस आ गया था तो जॉन भी शांत नहीं बैठ सकता था। वो डेविड के साथ
तुरंत लोंगशान स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में डेविड ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या हुआ? किडनैपर के पैसे ले जाने के बाद क्या हुआ? इसके बाद कहानी फिर से कुछ साल पुराने फ्लैशबैक में चली गई। किडनैपर के भाग जाने के बाद पुलिस स्टेशन में मानो हड़कंप मच गया था। खुद पुलिस चीफ ने मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन वे रूबी के केस की नहीं बल्कि उन 50 मिलियन की जांच कर रहे थे। क्योंकि आपको शायद यकीन न हो, पर वो पूरे 50 मिलियन नकली नोट थे। अगर ये बात मीडिया को पता चल जाती तो जरा सोचिए, चीफ की तो नौकरी ही चली जाती। इसलिए भले ही रूबी की जान खतरे में थी और वे जानते थे कि किडनैपर का फिर से फोन आएगा, चीफ ने परवाह नहीं की। उसने पूरी पुलिस फोर्स को नकली नोट ढूंढने में लगा दिया और जैसा कि सोचा था उसी रात किडनैपर का फोन आया। उसने कहा कि ये आखिरी मौका है, सारा को 50 मिलियन लेकर एक जगह पहुंचने को कहो। अगर कोई चालाकी की तो कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। उस वक्त सभी लोग नकली नोट ढूंढ रहे थे। सिर्फ जॉन ने ये फोन कॉल सुनी। वो किडनैपर के बताए पते की ओर गाड़ी चलाते हुए बैकअप के लिए फोन कर रहा था। लेकिन दुख की बात यह थी कि चीफ इतने गुस्से में था कि किसी की भी उसके ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई और कोई नहीं आया। इसके बाद वही हुआ जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। सारा सिर पर प्लास्टिक बैग पहने सड़क किनारे किडनैपर का इंतजार कर रही थी। फिर पैसा भी चला गया और बच्ची भी मारी गई। ये सुनकर डेविड हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में कोई नहीं गया था? और वो बच्ची कैसे मरी? जॉन के चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो यादें उसे बहुत तकलीफ दे रही हो। डेविड के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, जो सच में बहुत परेशान करने वाला था। तो आखिर में क्या हुआ था, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ ग्राहकों की डिटेल मिलने के बाद सारा ने जॉन को फोन किया। सारा ने सीधे काम की बात करते हुए कहा कि उसे कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। उसने कहा कि ये उसकी आखिरी रिक्वेस्ट है। ये बातें सुनी सुनी लग रही है ना? ये वही समय था जब केस फाइल बंद होने के कुछ दिन बाद जॉन ने रिजाइन किया था और सारा ने उसे फोन किया था। इसका मतलब यह है कि यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइन चल रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब वापस जॉन के पास आते हैं। अपने पुराने अनुभव से सीखते हुए इस बार वो सीधे लोंगशान स्टेशन से एक स्टेशन पहले चला गया। लेकिन कातिल न जाने कहाँ छिपा था। दोनों स्टेशन तक पहुंचने वाले थे, फिर भी उन्हें वो नहीं मिला। उधर स्टेशन पर पुलिस ने पहले ही पूरा जाल बिछा रखा था और बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन ट्रेन के आने पर वही हुआ जो सालों पहले हुआ था। सैनिकों की पूरी भीड़ ट्रेन से उतरी। इतनी सारी आंखों की निगरानी के बावजूद वो बैग पलक झपकते ही बदल दिया गया। लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी और उसने तुरंत पूरा स्टेशन सील कर दिया। किसी का भी बाहर जाना नामुमकिन था। जॉन ने जब से सालों पहले उस कातिल को भागने दिया था, तब से उसने इस जगह का 100 से भी ज्यादा बार मुआयना किया था। उसने भागने का एक ही रास्ता खोज निकाला था। वहां जाकर देखने पर सच में उसे वो कातिल दिख गया और फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त पीछा। रास्ता भले ही खराब था, लेकिन दोनों बहुत तेज भाग रहे थे। काफी देर तक इधर उधर भागने और पीछा करने के बाद इस बार जॉन ने आखिरकार कातिल को पकड़ ही लिया। लेकिन उस वक्त वो रिजाइन कर चुका था, तो उसके पास हथकड़ी नहीं थी। उसने डेविड की हथकड़ी का इस्तेमाल किया। अंदाजा लगाइए ये कातिल कौन था? वो उसी बच्ची का दादा निकला। हे भगवान, ये क्या माजरा है? दरअसल उस दिन बच्ची के किडनैप होने के बाद जब पुलिस ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा था, तब उसे एक कॉल आया था ना। वो कॉल किडनैपर का ही था। उसने उसे गाड़ी से एक जगह आने को कहा था। बूढ़ा आदमी भी अपनी पोती को बचाने की जल्दबाजी में वहां चला गया। वो जगह एक खंडहर सी फैक्ट्री लग रही थी। दरवाजा खोलने के बाद बूढ़े आदमी को अपनी पोती की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रही थी। वो बिना कुछ सोचे अंदर चला गया। पास जाकर पता चला कि आवाज नकली थी जो टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। इसके बाद मेन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। पता नहीं वो कितनी देर तक बंद रहा। उसे लगा कि वो पक्का वही मर जाएगा। फिर अचानक दरवाजा खुल गया। भागकर अपनी गाड़ी में बैठने पर उसने देखा कि किडनैपर ने एक लेटर छोड़ा था। उसमें लिखा था कि दोपहर 12:30 बजे लोंगशान प्लेटफॉर्म पर बैग बदलने के लिए पहुंचे। अगर वो पुलिस से बचकर बैग को दीवार के बाहर फेंक दे तो वो अपनी पोती को बचा सकता है। इसके बाद वो उसी लेटर के हिसाब से स्टेशन गया और वो बैग नहीं फेंक पाया और पकड़ा गया। भले ही बूढ़े आदमी की बात सच लग रही थी, लेकिन पुलिस को अभी भी उस पर शक था। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को उसके पुराने घर भेजा। वहां जाकर देखा तो पता चला कि जो फोटो किडनैपर ने भेजी थी वो साफ साफ यही खींची गई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि बूढ़े आदमी ने झूठ बोला था और उसने ही बच्ची को किडनैप किया है? आखिर में पुलिस ने उस बूढ़े आदमी की पूरी छानबीन की और पाया कि जिस दिन बच्ची गायब हुई थी उसने तुरंत पुलिस को नहीं बुलाया था, बल्कि कुछ घंटे बाद शिकायत की थी। बच्ची की मां ने इसका कारण बताया कि बूढ़े ने कहा था कि किडनैपर का फोन जरूर आएगा। अगर वे किडनैपर की बात मानेंगे तो बच्ची सुरक्षित वापस आ जाएगी। तो अब ये देखकर लग रहा था कि बूढ़ा आदमी सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इसके अलावा फोन बूथ पर मिले सिगरेट के टुकड़े की रिपोर्ट भी आ गई थी जो उस बूढ़े से मैच हो रही थी। मतलब साफ था, हर सबूत इशारा कर रहा था कि किडनैपर वही बूढ़ा आदमी है। अब केस में कोई सस्पेंस नहीं बचा था, लेकिन सिर्फ जॉन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो कैसे? उसका कोई मकसद ही नहीं था और ये किडनैपर इतना चालाक था कि वह सालों पुराने केस को इतनी बारीकी से दोहरा सकता था। तो वो अलग से ऐसी बेवकूफी क्यों करेगा कि फोन से अपने फिंगरप्रिंट्स तो मिटा दे पर अपने सिगरेट वही जमीन पर फेंक दे? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। और वो फोटो, अगर बूढ़ा आदमी सच में कैद था तो कोई भी उसके पुराने घर जाकर वो फोटो खींच सकता था। ये सुनकर डेविड भड़क गया। उसे लगा कि जॉन उससे जल रहा है क्योंकि उसे इस केस का क्रेडिट मिलने वाला है। और इस वक्त जॉन के दिमाग में सिर्फ केस चल रहा था। उसने डेविड को फिर से सब समझाने की कोशिश की, जिससे दोनों में बहस हो गई और उनकी दोस्ती टूट गई। दूसरी तरफ सारा को जॉन से कोई सुराग नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।